हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AIGS क्लासेस। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो हमारा जो ये जर्नी शुरू हुआ है, ये यात्रा जो शुरू हुआ है, ये यात्रा शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट से। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और एक दो लेक्चर और इसका बचा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने स्टार्ट किया था। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ना है और साथ में पढ़ना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये दोनों आज हम खत्म करेंगे। कल 1909 का पढ़ेंगे, फिर 1919, फिर 1935। इस तरीक़ा से इसे ख़त्म किया जाएगा। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें और इस वीडियो का भी आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति हुई वो पूरी तरीक़ा से भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ करता था, यानी भारत में जितना भी प्रशासन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन। British East India Company was responsible for the administration in India, and so administration in India was done by British East India Company and also in the name of British East India Company। पर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का भार, एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी ब्रिटिश क्राउन ले लिया। यानी कि नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी डन एंड विल बी इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये तो बदलाव आया था। लेकिन जो क्रांति हुई 1857 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा, ब्रिटिशर्स थॉट ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये नेसेसरी फील हुआ, दे फेल्ट नेसेसरी टू टेक द हेल्प ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्हें ये जरूरी लगा कि इंडियंस को भी शामिल करना चाहिए किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बिना इंडियन का सहयोग का इंडिया को रूल करना असंभव है। क्योंकि अगर इंडिया रिवोल्ट करते हैं, इंडिया अगर सहयोग नहीं करते हैं, तो इतना बड़ा देश को, इतना बड़ा मुल्क को, इतनी बड़ी आबादी को एडमिनिस्टर करना संभव नहीं है। इसलिए उन लोगों ने इंडियंस का हेल्प लेना सोचा। इसके लिए उन्होंने, ब्रिटिश ने 3 कानून लाया भारत में। पहला था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, जो भी पढ़ेंगे। फिर लाया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जो फिर भी पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे। और तीसरा लाया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ये तीनों लाया टू टेक द हेल्प ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय जो नाखुश हो चुके हैं, जो भारत और ब्रिटिश के बीच में एक उलझन पैदा हो चुकी है, एक आपस में दरार पैदा हो चुकी है, उसको ख़त्म करने के लिए और भारतीयों को उसके सहमति से उसे रूल करने के लिए 3 एक्ट लाया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ये 1909 वाला काउंसिल्स एक्ट को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं और भी कई नाम से जानते हैं, जिसको कि उसी समय पढ़ेंगे। तो ये तीनों लाया गया। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी तो आया, तो उसका नाम यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंडियंस को सहयोग तो लेना था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद ये आ रहा है। तो वर्ल्ड वार 1 में जो इंडियंस पार्टिसिपेट किए हैं, जो इंडियंस ब्रिटिश को सहयोग दिए हैं, उनका सहयोग लेने के लिए, उनको कुछ रिटर्न में गिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। हालांकि इसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सब का मकसद था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडियंस का सहयोग लेना, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का मकसद था वर्ल्ड वार 1 के बाद आया था। इसलिए वर्ल्ड वार 1 से जो असंतुष्ट भारतीय है उसका सहयोग लेना। इसलिए आइए शुरू करते हैं। पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये बैकग्राउंड हम लोग समझ गए होंगे। तो ये बैकग्राउंड समझने के बाद इसको हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट इट नेसेसरी टू सीक द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह जरूरी लगा कि भारतीयों का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। फॉर परसुएंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड 3 लॉज। दे आर काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 92, 1909। पहले ही सब समझा चुके हैं, तो अब डायरेक्ट आते हैं क्या था इसमें। सो इन दिस Government of India या Indian Councils Act of 1861, the first provision was it made a beginning of representative institution by associating Indians with the law making। मतलब बहुत सिंपल है कि इससे कोशिश की गई कि भारत में जो है
लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। जो भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या मतलब है कि जो कानून बनाता है, जो लॉ बनाता है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जानते हैं वायसराय का दो काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाने का कोशिश किया गया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब नाउ इंडियंस वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारतीय लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, इसका स्टार्ट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दैट इट वाज द फर्स्ट प्रोविजन इन विच, या इट वाज द फर्स्ट एक्ट इन विच देयर वाज ए प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। या रिप्रेजेंटेशन की बात की, भारतीयों को शामिल करने की बात की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो पहली बार इसमें भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल करने। और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने समझना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें शामिल करेगा। और इसमें 3 लोगों को शामिल भी किया गया वायसराय के द्वारा, 3 लोगों को शामिल किया गया। टोटल 6 सदस्य होते थे, तो 6 मेंबर में 3 मेंबर अब इंडियन होंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में, या 6 से शायद ज़्यादा रहते थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 रहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 तरीके का सदस्य होते थे, एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब जो ब्रिटिश उसमें सदस्य हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उसमें, उनको बोलेंगे ऑफिशियल मेंबर्स। और दूसरी तरफ जो इंडियंस उसमें होते थे उनको बोलते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है इनका, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय जो है 3 भारतीयों को शामिल करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब इंडियंस को इसमें शामिल करेंगे। ब्रिटिशर्स तो पहले से ही है। तो ये था, तो इसको पढ़ लेते हैं कि इट मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब समझ गए कि नाउ इट विल हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस आल्सो बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग। अब क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम ही था कि ये लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था कि ये लॉ को वो लागू करेगा। जैसा भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में अंतर होता है, लेजिस्लेचर में अंतर होता है। सो वायसराय नॉमिनेटेड इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 तरीके का मेंबर्स हो गए, एक ऑफिशियल जो ब्रिटिशर्स रहेंगे, एक नॉन ऑफिशियल जो भारतीय रहेंगे। तो भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में एक्सपेंडेड काउंसिल में, काउंसिल को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि भारतीयों को शामिल करना है। और इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। मन हो तो याद करें, मन हो तो ना भी याद करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है कि कौन 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थ्रू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 की काउंसिल्स एक्ट के द्वारा किस 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीनों भारतीयों को इसमें जगह मिली। आगे का प्रोविजन पढ़ते हैं कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 शुरू हुआ था, यहाँ से लेकर 1833 तक सरकार बार बार सेंट्रलाइजेशन की नीति को फॉलो किया, यानी पावर को इंडिया में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इस सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के तहत बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी है और मद्रास का प्रेसिडेंसी है, इसका पावर छीनकर बंगाल की प्रेसिडेंसी में दिया गया, यानी कि इसका पावर को छीनकर एक सेंटर में दिया गया, इसलिए कहते हैं सेंट्रलाइजेशन पावर। पर अब फिर से पहली बार 1861 का काउंसिल एक्ट के थ्रू से फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, यानी अभी तक जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है अब उसका उल्टा करेगा, अब डिसेंट्रलाइजेशन करने लगा। यानी जो यहाँ है बंगाल का जो वायसराय अब कहेंगे, या जो भी बंगाल का तो अब गवर्नर रहेगा, क्योंकि वायसराय इंडिया का बन चुका है, तो बंगाल का क्या रहेगा, गवर्नर टाइप का रहेगा। तो इसका पावर तो जो है इंडिया का भी जो वायसराय है उनका पावर तो है, साथ में इसका पावर को क्या किया, बढ़ा दिया। कैसे कि इसका जो लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था, इसका जो कानून बनाने की पावर को छीन लिया गया था, वो लेजिस्लेटिव पावर्स को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। किसका, बॉम्बे का और मद्रास का। यानी बॉम्बे से जो लेजिस्लेटिव पावर को लिया था, यानी इसका जो लॉ बनाने का पावर था, इसको छीन के हम लोग देखें कि कहाँ दे दिया, बंगाल में दे दिया। मद्रास का भी लॉ मेकिंग पावर को छीन के कहाँ दे दिया गया, बंगाल में दे दिया गया। अब फिर से इसको रिस्टोर किया गया, यानी बंगाल हो, मद्रास प्रेसिडेंसी हो, इस दोनों का लेजिस्लेटिव पावर्स को वापस दिया गया। इसलिए दिस इज ए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज नाउ द पावर हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस सेंटर एंड हैज बीन पुट इन डिफरेंट सेंटर। सो देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द पावर, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पावर के बने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो कानून बनाने की पावर था, वो फिर से वापस बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। इसलिए दिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें एक चीज और की गई कि जो बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, या फिर सिंध है, या फिर पंजाब है, सिंध अभी नहीं आया, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, ये तीनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। ये तीनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया।
तो अब किसी को डाउट हो सकता है कि बंगाल में तो बहुत पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल था। बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बंगाल वाला जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये धीरे धीरे क्या बन गया था, पूरा इंडिया के लिए बन गया था। पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, बाद में इसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, बाद में इसी को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो अब तो ये पूरा इंडिया के लिए फंक्शन कर रहा है ना, बंगाल का तो पर्टिकुलर खुद का स्टेट टाइप का नहीं रहा, क्योंकि यही राजधानी थी और पूरा सेंटर पूरा देश में यहाँ से काम हो रहा है। तो ये बंगाल का जो खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये एक तरीका से था ही नहीं, ये जो पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वायसराय है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, पूरा देश का कानून बनाने के साथ साथ बंगाल का भी कानून बना रहे। तो फिर से इसको रिस्टोर किया गया, यानी कि गवर्नर अब जो वायसराय रहेंगे इंडिया का, वो इंडिया के लिए तो कानून बनाएंगे ही, इंडिया के लिए ये कानून बनाएंगे। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया पूरा इंडिया के लिए कानून बनाते हैं, पर हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। उसी तरह बंगाल में भी क्या बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, किसके थ्रू, काउंसिल्स इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के थ्रू। इससे क्या किया गया, जो बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका निर्माण किया गया, बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्टोर कर दिया गया। रिस्टोर कर दिया मतलब कि जो वायसराय या गवर्नर जनरल इंडिया के जो धीरे धीरे बन गए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे वो धीरे धीरे बड़ा होते गए और पूरा इंडिया के लिए कानून बनाते गए, वो बंगाल में ही नहीं रहा, इसलिए बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ये सब नया स्टेट थे रिलेटिवली, अभी अभी इसको ब्रिटिश क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, या कुछ साल पहले ऑक्यूपाई किया है। तो कुछ साल पहले ऑक्यूपाई किया, यहाँ कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा प्रोविजन नहीं है, सिर्फ गवर्नर जनरल को भेजता है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप का किसी आर्मी ऑफिसर को भेजता है और यहाँ पर रूल कर रहा है। पूरा प्रॉपर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जिसमें इंडियन को भी शामिल किया जाए, जिसका कि पावर धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि कुल मिला के ये समझना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू, 1860 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू 3 जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ बनाएंगे उस स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए। सो द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। सिंपल समझना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू देयर वर 3 प्रोविंसेस इन विच लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड, यानी 3 स्टेट था जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया। एक था बंगाल, दूसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड तीसरा था पंजाब। फिर बोल रहा है इट स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वी सी दैट देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं होते हैं, बल्कि ये दिस इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है। 80 मान लो सेंटर में 80 या 70 80 के आसपास मिनिस्टर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें एक होते हैं होम मिनिस्टर, एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, एक होते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक होते हैं कोल मिनिस्टर और पेट्रोलियम, एक होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, एक होते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ऐसा ऐसा कितने सारे मिनिस्टर हैं। एक होते हैं जल शक्ति मिनिस्टर, एक होते हैं MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एक होते हैं महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऐसा ऐसा कितने सारे मिनिस्ट्री हैं। इसका ऐसा क्यों बंटवारा किया गया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का काम रहेगा कि इट विल टेक केयर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द अफेयर्स इनसाइड द कंट्री। भारत के अंदर जितना भी अफेयर्स हो रहा है उसका कंट्रोल कौन करेंगे, होम मिनिस्ट्री। इंटरनल सिक्योरिटी, भारत का नक्सलाइट से लड़ना किसका काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, इनका ही ऑर्डर चलेगा। फिर दूसरा है डिफेंस मिनिस्ट्री, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भारत को कौन बचाएगा, बाहर से अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो उससे कौन बचाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, किस देश के साथ क्या रिश्ता रहेगा कौन देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम क्या रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड। हेल्थ मिनिस्ट्री का काम क्या रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड। रेलवे मिनिस्ट्री का काम क्या रहेगा, रेलवे से रिलेटेड। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम क्या रहेगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। सो द डिफरेंट मिनिस्टर्स हैव द डिफरेंट फंक्शन। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, मीन्स गिविंग ए पर्टिकुलर फंक्शन टू ए पर्टिकुलर मिनिस्टर और पर्टिकुलर ऑफिस। एक ऑफिस को उसका सेपरेट काम देना, इसी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। दैट मीन्स डिवाइडिंग द वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, दैट इज व्हाट इज नोन एज पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब सिंपल है कि एक ही हेड में, ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ही सभी चीज को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो अभी सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को देखते हैं। बाकी सब बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट को तो प्राइम मिनिस्टर देख नहीं रहे। अगर ये सारा फंक्शन सिर्फ एक ही व्यक्ति में दे देता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर में दे देता, तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम नहीं कहते। पोर्टफोलियो सिस्टम मींस डिवाइडिंग वर्क इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पर अलग मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री का अलग काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग काम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का अलग काम है, डिफेंस मिनिस्ट्री का अलग काम है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का अलग काम है,
एजुकेशन मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, ये सबका अलग काम है, यानी कि अलग काम है। यही जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो डिवाइड करना अलग अलग मिनिस्ट्री में, इसी को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। सो थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फॉर द फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम वाज ब्रॉट इन इंडिया। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होगा, जो उस समय का सरकार था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो भी अपना पावर को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देगा। कोई हेल्थ को देखेगा, कोई एजुकेशन को देखेगा, कोई म्युनिसिपैलिटी को देखेगा, कोई डिफेंस को देखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द फंक्शंस वर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री। दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, पोर्टफोलियो सिस्टम। याद रखना इस बात को भी। अगला, इट इंपावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। अभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, और अभी भी प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो सिंपल मतलब है एनी एक्ट विच इज नॉट पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट से पास नहीं होता है, प्रेसिडेंट उसको इमरजेंसी के दौरान साइन कर देते हैं। प्रेसिडेंट का साइन से ही वो लागू हो जाता है और 6 महीना तक इसकी वैलिडिटी होती है। और जब 6 महीना के बाद फिर से पार्लियामेंट बैठे तो इस ऑर्डिनेंस को उससे पास करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर एक्ट बनेगा। तो अभी भी ये प्रोविजन है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे या प्रेसिडेंट का जब पावर पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अभी भी है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, पर अभी सिंपल समझना है कि ऑर्डिनेंस वो होता है कि इमरजेंसी के समय, जब इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी के दौरान जब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी खास करके लोकसभा जब नहीं है, क्या ये हाउस में नहीं, सेशन में नहीं है, या राज्यसभा भी सेशन में नहीं है, इतना इमरजेंट सिचुएशन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द 2 सेशंस इनटू ऑपरेशन। दोनों सेशन को लाना वर्क में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको बुलाने के लिए पूरा देश के अलग अलग कोने से आते हैं हमारे लोकसभा में सदस्य, उनको बुलाना और फिर से सेशन शुरू करना बहुत टाइम ले सकता है। तो दिस इज एन इमरजेंट सिचुएशन, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है कि तुरंत कानून बनाने की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट ऐसे समय में कानून बनाते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कानून बनाते हैं, प्रेसिडेंट उसमें साइन कर देते हैं और वो एक्ट की तरह काम करता है। बट दिस इज ए टेम्पोररी एक्ट विच इज नोन एज ऑर्डिनेंस। 6 महीना तक की वैलिडिटी होती है, बाद में जब फिर से पार्लियामेंट वापस सेशन में आएंगे तो इसको पास करना पड़ेगा। दिस इज ऑर्डिनेंस। तो उस समय भी पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत पहली बार ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर, उस समय तो प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, प्रेसिडेंट की जगह उस समय इंडिया का जो हेड होते थे वो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकेंगे। किस समय इशू कर सकेंगे? सिर्फ और सिर्फ किस समय? इमरजेंसी के समय इशू कर सकेंगे। किससे पूछने की जरूरत ना है, उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कानून बनाने का अधिकार रखता था, उससे बिना पूछे, उससे बिना परमिशन लिए ये क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के इट इंपावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस तो विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल कंकरेंस, क्योंकि अभी भी जैसे प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस तो बिना पास किए, किससे? पार्लियामेंट से बिना पास किए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो उसी समय पार्लियामेंट तो उस समय नहीं था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका काम कर रहा था। तो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस से जब ऑर्डिनेंस पास करेंगे वाइसरॉय 6 महीना का वैलिडिटी के लिए, तो उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। दिस पावर वाज गिवन टू द वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वाइसरॉय की पावर को बढ़ाकर पहली बार ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई, जो कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस, यानी बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन से, और 6 महीना की वैलिडिटी के लिए होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 खत्म हो गया। इसमें क्या पढ़े? शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़े कि इसको क्यों लाया गया। तो इसको इसलिए लाया गया था कि 1857 की क्रांति के बाद अगर इंडियंस का सहयोग लेना है एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियंस इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल टू रूल सच ए लार्ज कंट्री विद सच ए ह्यूज पॉपुलेशन। इतना बड़ा देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन को रूल करना बिना इंडियंस का पार्टिसिपेशन का असंभव था, इसलिए लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें पहली बार बोला गया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात रखी गई। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि इन विच देयर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस, भारतीयों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, और इसके लिए 3 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली। लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को जगह मिली एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये तीनों को मिली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पढ़े। दूसरा पढ़े कि इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन को शुरुआत किया गया। जो सेंट्रलाइजेशन की पद्धति स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान, उसको फिर से वापस डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ दे रहा है। और पहला कदम ये है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है बॉम्बे और मद्रास को, उसको पुनः स्थापित कर दिया, दे दिया। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में। फिर इसी से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ
पोर्टफोलियो सिस्टम इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। जो पावर को हम डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में बांट देते हैं उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये वायसराय को एम्पावर किया टू इशू ऑर्डिनेंसेस, कि वायसराय के पास पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का, और इस पावर के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना पूछे, जिसका कि लॉ बनाने का प्रीमियर फंक्शन इसका यही था कि ये लॉ बनाएगा, इससे बिना परमिशन लिए हुए वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 महीना की रहेगी। आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसको भी अभी पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत इजी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच फाउट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, और इन्हीं के कारण मैक्सिमम हमें आज़ादी मिली। हालांकि इसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का भी योगदान और अन्य रिवॉल्यूशनरी का भी योगदान उतना ही था जितना इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान था, फिर भी इनका योगदान बहुत बड़ा था। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ये 1885 में बना था, और 1885 में बनने के बाद इनका पहला ही डिमांड था कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एक्सपेंडेड। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करके मोर इंडियन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंड करके मोर इंडियन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस, पहला डिमांड ये था। दूसरा था कि गिव मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वायसराय है यहाँ पर जो कि ब्रिटिश है, वायसराय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है जो लंदन में बैठता है उसके अंदर काम कर रहा है, और दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ द, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं ब्रिटेन में, और दिस लोकसभा मतलब कि इस तरीका से था, लोअर हाउस का रिस्पॉन्सिबल था। तो ये वायसराय के पास मैक्सिमम पावर था। बोलने को तो वायसराय ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर दिया है, बोलने को वायसराय तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी क्रिएट कर दिया, बट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज वेरी स्मॉल पावर। ये जो वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका पावर ही बहुत कम था, यानी मैक्सिमम डिसीजन वाज टेकन बाय द वायसराय हु वाज द ब्रिटिशर्स एंड हु वुड वर्क अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि अभी भी भारत में कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का कंट्रोल है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर ही कम दिया है। तो इसमें अगर ज्यादा इंडियंस को शामिल करेंगे तो सिर्फ बात नहीं बनेगा, इसका पावर भी बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे इंडियंस जो इसमें शामिल हुए वो इन मुद्दों को सॉल्व कर सके, हम खुद से रूल कर सके। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरा पावर दे देता, वायसराय के पास कुछ पावर नहीं रहता, इसी को तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस बोलेंगे। जब वायसराय यहाँ से चला जाए या वायसराय का पावर खत्म हो जाए, सिर्फ नाम का रहे, जैसे ब्रिटेन में क्राउन नाम का है, तो बोलने का तो क्राउन है लेकिन सारा पावर कहाँ है? वहां की जनता के पास है, वहां का पार्लियामेंट में है। तो उसी तरह यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कम पावर था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बना, और हम लोग जानते हैं मॉडरेट का फेज था 1885 से 905 तक, 20 साल तक मॉडरेट का फेज रहा। सो द मॉडरेट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड 2 थिंग्स। पहला डिमांड किए कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस इन इट, एंड सेकेंडली द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। यही 2 डिमांड को मीट किया गया किसके थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू। तो ये जो डिमांड था उसी को पूरा करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया। बहुत सिंपल सा बात है, बस इतना याद करना है जितना बोले कि द आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन 1885। कांग्रेस का निर्माण हो गया या फॉर्मुलेशन हो गया 1885 में, एंड द मॉडरेट फेज स्टार्टेड। मॉडरेट फेज जो 1885 से 1905 तक रहा वो शुरू हुआ। इसी समय कांग्रेस का डिमांड था, एट दिस टाइम कांग्रेस डिमांडेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। कांग्रेस का डिमांड था कि मोर इंडियन शुड बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल। ये जो काउंसिल है इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल करना चाहिए, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द पावर ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल का पावर भी बढ़ाना चाहिए। ये दोनों डिमांड्स को मीट करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया। तो पहला क्या था? पहला डिमांड माना, और दूसरा प्रोविजन से, यानी ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसका जो पहला था प्रोविजन, इससे पहला मांग जो कांग्रेस का था उसको माना, और दूसरे से दूसरा, यानी कि क्या कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। पहले हम लोग देखें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें क्या होता है, एक तो होता है ऑफिशियल मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स है, अभी तुरंत देखें, और दूसरी तरफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होता है जो इंडियंस होता है। सो इट एक्सपेंडेड द काउंसिल का साइज को बढ़ा दिया, और इसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को शामिल किया इज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। पहली बात ये किया। और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी 2 जगह है, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और दूसरा हर एक प्रोविंसेस में रहेगा। अभी पिछले एक्ट में पढ़े थे कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब वाज क्रिएटेड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 का लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये सब क्रिएट किया है। तो ये जो प्रोविंसेस में, इसके अलावा तो बाकी सब प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही, तो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में नॉन ऑफिशियल जो संख्या है उसको बढ़ाया गया, यानी इंडियंस का जो संख्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उसको बढ़ाया गया, यानी ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को
दोनों में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सभी प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जगह दी गई। यही पहला बता रहा है कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मींस इंडियंस इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। पर माना कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें माना कि टोटल 100 सदस्य हैं, टोटल 100 सदस्य है, इसमें कुछ रहेंगे ऑफिशियल और कुछ रहेंगे नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल को तो बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी नॉन ऑफिशियल क्या है, मेजोरिटी में नहीं है, यानी कि 100 में से 50 से ज्यादा कौन है, ऑफिशियल है, यानी अभी भी सारा डिसीजन कौन लेगा, ऑफिशियल मेंबर्स लेगा, ब्रिटिश मेंबर्स लेगा, ब्रिटिश लेगा। और ये जो नॉन ऑफिशियल सदस्य हैं, जो इंडियंस को शामिल किया गया, अभी भी इनकी संख्या मेजोरिटी से कम है। और दूसरी बात, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो इंडियंस है, इसमें भी मैक्सिमम इंडियंस चमचा होते थे ब्रिटिश का, उसको अपॉइंट किया जाता था। जैसे पढ़े राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 में पहली बार जगह मिली, तो वो क्या थे, ब्रिटिश के चमचा थे। तो वो भले ही इंडियंस के रूप में शामिल हो रहे हैं, पर फिर भी वो क्या है, ब्रिटिश का सहयोग करेंगे। और अगर नहीं भी करते फिर भी अभी हमारे पास क्या है, मेजोरिटी नहीं है, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। इन बोथ ऑफ दीज काउंसिल्स, इन बोथ ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ काउंसिल्स स्टिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज नॉट देयर, यानी कि ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया। हालांकि इंडियंस की संख्या बढ़ाया गया, जैसा कि कांग्रेस का डिमांड था। तो कांग्रेस का डिमांड को सुना गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, it increased the function of legislative council. This was the second demand of the Congress which was formed in 1885. 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो उसका सेकेंड डिमांड क्या रहता है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या नहीं बढ़ाया जाए, बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर भी बढ़ाया जाए। सो थ्रू द Indian Councils Act of 1892, more Indians were included in the Legislative Council, both central and provinces, but they maintained the official majority. That was the first provision. But according to the second provision, the power of Legislative Council was increased. ये जो Legislative Council है, इसका पावर को बढ़ाया गया. So it increased the function of Legislative Council. Legislative Council का पावर को बढ़ाया गया and gave them power of discussing the budget. अब बजट पर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी पावर क्या है, बढ़ाया गया, पर बहुत लिमिट रखा गया। यानी इससे पहले तो जो बजट आता है, जो कि ये बजट कहां से बन रहा है, ये भारत से टैक्स लिया गया है, उसके बेसिस पर बजट बन रहा है। इस बजट में खर्चा होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अब इस पे भी इंडियन को क्या है, अधिकार नहीं है डिस्कस करने का। वही ब्रिटिशर्स डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में खर्चा तो होगा हमारा बजट, लेकिन कहां होगा, डिफेंस में होगा। तो ब्रिटिश हमारा पैसा लेके क्या करेगा, अपना आर्मी से एक्सट्रीमिस्ट ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाएगा, अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, म्यांमार पर अटैक करेगा, नेपाल पर अटैक करेगा, बंगाल पर अटैक करेगा, चारों तरफ सिर्फ युद्ध और युद्ध करेंगे। तो उससे हमारा क्या फायदा है। अगर वो एजुकेशन में खर्चा करे, अगर वो हेल्थ में खर्चा करे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करे, अगर वो सैनिटेशन में खर्चा करे, अगर वो ब्रिज बनाने में खर्चा करे, कनाल बनाने में खर्चा करे, एग्रीकल्चर में खर्चा करे, तभी तो इंडियंस का फायदा होगा। बट दे आर स्टिल स्पेंडिंग इंडियन मनी ऑन डिफेंस, ऑन सम अननेसेसरी थिंग्स। सो अब पहली बार, यानी इससे पहले तो हमें बजट पर डिस्कस करने की भी पावर नहीं थी, अब सिर्फ पावर दिया गया कि बजट पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। स्टिल वी कैन नॉट वोट ऑन द बजट। अभी भी ये पावर नहीं दिया गया कि हम बजट पर वोट कर सकते हैं। और दूसरी पावर ये दिया गया कि हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, यानी जो सरकार है उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत कम पावर है, लेकिन कुछ पावर बढ़ाया गया। तो क्या पावर बढ़ाया गया कि इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। अब बजट पर डिस्कस कर सकते हैं एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बस यही दो पावर दिया गया। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 इज वेरी सिंपल। इसमें बस दो चीज किया गया। फर्स्टली इट इंक्रीज द number of Indians in the legislative council both central as well as provinces but maintained the official majority। मतलब ब्रिटिश अभी भी मेजोरिटी में थे, इंडियंस मेजोरिटी में नहीं। दूसरा क्या किया कि इट इंक्रीज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ा दिया गया। और इसमें दो पावर दिया गया, एक तो डिस्कस कीजिए बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई, और दूसरा वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी भी जब पार्लियामेंट होता है तो अमित शाह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोदी से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन ओपोजिशन के द्वारा। तो उसी तरह से कुछ हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। बट दिस वाज स्टिल वेरी इनसफिशिएंट। ये अभी भी क्या है, इनसफिशिएंट है। ये सिर्फ कांग्रेस को सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम आपके लिए पावर लाए हैं, पर एक्चुअली में पावर नहीं है। इसलिए हमारा जो संघर्ष है आज़ादी के लिए जारी रहेगा जब तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ना आ जाए। और जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ना आ जाए, जब तक कि देश आज़ाद ना हो जाए, हम भी नहीं रुकेंगे दोस्तों, पढ़ते जाएंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से देश को आज़ाद करेंगे। तो यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, अलविदा, सब्बा खैर, जय श्री राम।